हूर की बॉडी में इस वक्त अनबिलीवेबल पेन हो रहा था, पर फिर भी अपने दर्दों की चिंता किए बिना ही वंश के फार्म हाउस के बाहर निकल चुकी थी और इस वक्त किसी बेजान इंसान की तरह बिना आगे देखे अपनी ही धुन में सड़क के बीचों बीच चल रही थी। उसे तो कुछ होश ही नहीं था, पर इस वक्त सड़क पर से गुजरने वाले लोग हूर को ही देख रहे थे। हूर का शरीर धीरे धीरे नीला पड़ रहा था और उसकी आंखें भी बंद हो रही थी। तभी पता नहीं अचानक कहीं से हूर के बिल्कुल आगे एक सफ़ेद रंग की वैन आकर रुकती है और वहाँ से दो आदमी बाहर आते हैं जिन्होंने अपने फेस को कवर करके रखा हुआ था। हूर के आगे अचानक से उस वैन के रुकने से हूर अपनी दुनिया से बाहर आती है और उन दो आदमियों को देखकर डरती है। तभी वो हूर के पास आते हैं और उसका हाथ पकड़ने लगते हैं। तभी हूर डरते हुए उनसे पूछती है, आप लोग कौन हो अंकल, और मेरे से क्या चाहिए आपको? तभी एक आदमी हूर का हाथ पकड़ते हुए उससे कहता है, अभी ज़्यादा बक बक मत कर और चुपचाप अच्छी बच्ची की तरह इस गाड़ी में बैठ, वरना तुझे उठा कर ले जाएंगे। चल बैठ। इतना बोलकर वो आदमी हूर को उस वैन में बिठाने की कोशिश करता है कि तभी हूर उस आदमी के हाथों को काट देती है और फिर उससे कहती है, हूर आप दोनों के साथ क्यों जाएगी? मुझे अपने घर जाना है, आप लोगों के साथ नहीं। तभी दूसरा आदमी अपने पहले साथी से कहता है, ये चूहिया ऐसे नहीं मानेगी, निकालो रुमाल और सुंघा साली को, वरना ये हमारे साथ नहीं आएगी। इससे पहले कि हूर वहाँ से बचकर भागती, वो आदमी क्लोरोफॉर्म वाला रुमाल हूर को सुंघा देता है, जिससे हूर बेहोश हो जाती है और उसके बेहोश होते ही वो दोनों हूर को उस वैन में अंदर डालते हैं और फिर वो वहाँ से चले जाते हैं। अंश का फार्म हाउस। अंश अभी तक सोया था, पर नींद में ही उसे बहुत ही पसीना आ रहा था। यहाँ तक कि अंश नींद में ही बहुत पैनिक होने लगता है और फिर वो कसमसाते हुए अपनी आँखों को खोलता है और एक झटके में बेड पर उठकर बैठते हुए बहुत ही ज़ोरों से चीखता है, हूर। इस वक्त अंश की सांसें तेज़ी से ऊपर नीचे हो रही थी, तो उसका दिल बहुत ज़ोरों से धड़क रहा था, जिसकी आवाज़ उस सन्नाटे में साफ साफ सुनाई दे रही थी। अंश का चेहरा पसीने से पूरी तरह से भीगा हुआ था, तो वो अपने चेहरे को अपने हाथों से कवर करता है और खुद से कहता है, गॉड, इतना बुरा सपना। अंश का ध्यान अभी भी उसकी बाजू वाली जगह पर नहीं पड़ा था, जो अभी पूरी तरह से खून से भरी हुई थी। तभी अंश अपनी आँखों को पूरी तरह से खोलता है और आगे देखता है। जैसे ही उसे अपने आगे का नज़ारा दिखता है, वह चौंक जाता है और खुद से कहता है, ये तो मेरा रूम नहीं है, ये तो मेरे फार्म हाउस। इतना कहते हुए वो रुक जाता है और उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। तभी अंश को वो सब कुछ याद आता है जो उसने हूर के साथ कॉलेज में और फार्म हाउस में किया था। अंश झट से अपनी आंखों को बंद करता है और अपने मन में कहता है, प्लीज़ इसे मेरा एक डरावना सपना ही रहने दो गॉड। धीरे से अपना सिर घुमाता है
और फिर धीरे धीरे अपनी आँखों को खोलते हुए उस तरफ देखता है जहाँ कल वो सोई थी। जब अंश की नज़र उस तरफ पड़ती है तभी उसकी जान उसके गले में ही फंस जाती है। उसका मुंह खुला रह जाता है तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। अंश बिना अपनी पलकें झपकाए उस तरफ ही देखता है और फिर कहता है, ये कोई सपना नहीं, एक सच है। मैंने कल सच में हूर के साथ वो सब। जी कैसे कर सकता हूँ मैं ये सब? उसके साथ कैसे? अपने गुस्से की आग में मैं इतना अंधा हो गया कि मैंने उसके साथ वो सब किया, और इतना खून। तभी अंश की आंखें लाल हो जाती हैं और वो अपने हाथों की तरफ देखकर गुस्से से खुद से कहता है, इन्हीं हाथों से मारा था ना मैंने उसे। तभी अंश उस बेड पर से उठता है और फिर बिना किसी देरी के अपने दोनों हाथ ड्रेसिंग टेबल पर लगे हुए मिरर पर मारता है। अंश के एक ही वार से उस मिरर के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं और उसके कुछ कांच के टुकड़े अंश के दोनों हाथों में भी घुस जाते हैं। पर इससे अंश को तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तभी वो रोते हुए नीचे जमीन पर बैठ जाता है और कहता है, क्यों मैंने अपने गुस्से पर काबू नहीं रख सकता? क्यों? मैंने तो कल अपनी हैवानियत की सारी लिमिट ही क्रॉस कर दी। कितने दर्द में होगी वो बच्ची। नहीं, मुझे जाकर देखना होगा। अगर उसे कुछ हो गया तो मैं खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाऊंगा। अंश तुरंत वहाँ से उठता है और जल्दी से अपने कपड़े पहनता है। कल रात को अंश अपने बॉक्सर में ही सोया था, पर वो अपने हाथों पर लगी चोटों को वैसे ही छोड़ता है और नीचे हाल की तरफ भागता है। अंश को ऐसी हालत में देखकर सब सर्वेंट एकदम से घबरा जाते हैं और अंश के बाहर जाते ही वहाँ का एक सर्वेंट राठौर विला में फ़ोन करके सब कुछ बता देता है कि कल अंश किस हालत में हूर को फार्म हाउस लेकर आया था और अभी अंश कैसे पागलों की तरह भागते हुए गया। बाहर आते ही अंश अपनी गाड़ी में बैठता है और गाड़ी हूर के अपार्टमेंट की तरफ बढ़ाता है। तभी बीच रास्ते में अंश को उसके पर्सनल बॉडीगार्ड एलेक्स का कॉल आता है। तो अंश उसकी गाड़ी में पड़े एयरपॉड को लेकर अपने कानों में लगाता है और अपने फ़ोन को उससे कनेक्ट करके एलेक्स से कहता है, हाँ बोलो एलेक्स। तभी एलेक्स उससे कुछ बताता है जिसे सुनकर अंश झटके से अपनी गाड़ी का ब्रेक एकदम से लगा देता है और अपनी प्लेन वॉइस में उससे कहता है, ओके सेंड मी दैट वीडियो नाउ। इतना कहकर अंश फ़ोन कट कर देता है और खुद से ही कहता है, अगर एलेक्स जो कुछ भी कह रहा है वो सच हुआ तो मैं अपने आप को ज़िंदगी भर माफ़ नहीं कर पाऊँगा। पर मैं चाहता हूँ कि वो सब कुछ सच हो जो उसने बताया है। प्लीज़ गॉड। अंश सपने में ही खोया होता है कि तभी उसके फ़ोन में एक और नोटिफिकेशन आती है। तो अंश अपना फ़ोन चेक करता है। अंश के फ़ोन में एलेक्स ने एक वीडियो भेजी थी जो कि वो वीडियो 12 साल पहले की थी और ये एलेक्स ने अंश के कहने पर बहुत मुश्किल से ढूंढी थी, जो भगवान की कृपा से एलेक्स के हाथ लग गई थी। बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए अंश वो वीडियो को देखता है और जो भी उस वीडियो में देखता है उसे देखने के बाद उसका दिल उसके गले में आ जाता है और उसके हाथ कांपने लगते हैं। अंश उस वीडियो को देखता है
कि हूर, जो उस वक्त सिर्फ 5 साल की बच्ची थी, वो सीढ़ियों पर खेल रही थी और कैसे सीमा हूर के पीछे आती है और उसे सीढ़ियों से नीचे धक्का देने वाली होती है कि तभी नूपुर वहां आ जाती है और हूर को बचाने के चक्कर में उसका पैर फिसलता है और नूपुर ऊपर की पहली सीढ़ियों से लेकर नीचे आखिरी वाली सीढ़ी तक रोलेट होती जाती है, जिसकी वजह से उसके सिर में बहुत गहरी चोट लग जाती है। खून भी आता है और नूपुर के गिरने की आवाज़ सुनकर सब लोग वहां आ जाते हैं। नूपुर को ऐसे देखकर सबकी सांसें थम सी जाती हैं। हंस दौड़ते हुए नूपुर के पास आता है और देखता है कि नूपुर बहुत ही लंबी लंबी सांसें ले रही थी। जब अभय नूपुर को उसके गिरने की वजह पूछता है तो ऊपर सीमा की तरफ इशारा करती है, जो हूर के साथ अभी भी अपनी जगह पे खड़ी थी। नूपुर को अपनी तरफ इशारा करता देख सीमा झट से हूर को अपनी जगह पर खड़ा कर देती है और खुद उसकी जगह पर जाकर खड़ी हो जाती है। ये जगह वाला झोल झाल उन सबके देखने से पहले करती है तो सबको भी यही लगता है कि नूपुर हूर की तरफ ही इशारा कर रही है। तो वही मासूम हूर बस एकटक अपनी मम्मा की तरफ ही देख रही थी, जो उसके पापा अभय की गोद में अपनी आखिरी सांसें ले रही थी। नूपुर को हूर की तरफ इशारा करते हुए देख सबको एक बहुत बड़ा सदमा लगता है और जब वो सब नूपुर की तरफ देखते हैं तब तक बहुत ही देर हो चुकी थी और नूपुर ने अपनी आंखें हमेशा के लिए बंद कर ली थी। उस वीडियो में ये भी कैद हुआ था कि कैसे उन सब ने मिलकर उस मासूम सी बच्ची को अपनी ही माँ का कातिल बना दिया था, जो कि पूरी तरह से एक झूठ था, जो अभी इस वीडियो ने साबित कर दिया था। अंश उस वीडियो को देखता है कि कैसे उसने तभी उस 5 साल की बच्ची को 2 थप्पड़ लगाकर अपने घर से बाहर निकाला नहीं बल्कि फेंक दिया। पर वो बच्ची तो एक शब्द भी बोल नहीं रही थी। जब से उसकी मम्मा ने उसकी आंखों के सामने अपना दम तोड़ा था तब से पूरे एकदम चुप हो गई थी। ये सब कुछ देखने के बाद अंश अपना फ़ोन उसकी बाजू वाली सीट पर रखता है और स्टीयरिंग व्हील पर अपने सिर को पटकते हुए कहता है, क्यों हम सच नहीं देख पाए। माँ ने उस सीमा की तरफ इशारा किया पर उसने बड़ी ही चालाकी से अपनी जगह बदल दी और वहाँ पर मेरी बच्ची को खड़ी कर दिया। सबने उसे गलत समझा ही, पर मुझसे इतनी बड़ी कैसे गलती हो गई यार। मैं ये कैसे भूल गया कि जिसे मैं सज़ा दे रहा हूँ वो मेरी हूर है। मैंने क्या कुछ गलत नहीं किया उस बच्ची के साथ। मैं इतना बुरा तो अपने दुश्मनों के साथ भी नहीं होता जितना उसके साथ। क्यों? और वो बच्ची बिना कुछ कहे चुपचाप सब कुछ सहती रही, बिना एक शब्द कहे। कल जो मैंने उसके साथ किया वो तो माफ़ी के भी काबिल नहीं है। ऐसे में किस मुंह से जाऊं मैं उसके आगे। पर आई हैव टू गो। पता नहीं कितने दर्द में होगी वो। मैं आ रहा हूँ, बस बी सेफ। इतना कहकर अंश अपनी गाड़ी को स्टार्ट करता है और फुल स्पीड पर से वहाँ से निकल जाता है। लगभग 40 से 45 मिनट के बाद अंश हूर के अपार्टमेंट के आगे अपनी कार को रोकता है और हूर के अपार्टमेंट के ठीक आगे
राठौर बिला था, तो उसी वजह से अंश के जितने भी गार्ड्स थे अंश की गाड़ी के पास आ जाते हैं और एक गार्ड अंश के बाहर आने के लिए उसकी कार का दरवाज़ा खोलता है। अंश जैसे ही अपनी कार से बाहर आता है, ठीक उसी समय वहाँ एलेक्स आ जाता है। अंश बिना कुछ बोले सीधे हूर के अपार्टमेंट में भागता है और जब वो अंदर जा रहा होता है तभी उसे हूर के अपार्टमेंट में जाते हुए शान और कायरा देख लेते हैं। तभी कायरा हूर के अपार्टमेंट के एंट्रेंस की तरफ देखते हुए शान से पूछती है, अंश भाई इतनी हड़बड़ी में हूर के अपार्टमेंट में क्यों गए हैं इसू? और वो बहुत ही डरे सहमे भी लग रहे हैं ना। तभी शान कायरा को जवाब देते हुए उससे कहता है, ये तो हमें अंदर जाकर ही पता चलेगा ना कायू, सो लेट्स गो नाउ। इतना कहकर वो भी अपार्टमेंट की तरफ बढ़ते हैं। हूर का अपार्टमेंट। इधर अंश जब अंदर आता है और दरवाज़ा खोलता है तो उस वक्त उसे एक बहुत ही बड़ा झटका लगता है, क्योंकि जो अपार्टमेंट बाहर से दिखने में किसी क्लासी बंगले जैसा लग रहा था, वो अंदर से बिल्कुल एक खंडहर था। अंदर ना ही कोई बड़ी लाइट थी और ना ही एसी, यहाँ तक कि वहाँ कोई साधारण सा पंखा भी नहीं था। उस बड़े से रूम के एक कोने में जहाँ हूर रहती थी, सिर्फ एक छोटी सी कपड़े की गठरी थी और उसके साथ साथ हूर का टपी, जो असल में अंश ने ही उससे उसके हूर के यानी फर्स्ट बर्थडे पर गिफ्ट दिया था। उसके साथ वहाँ पर एक छोटा सा पानी का मटका था और एक छोटा सा स्टोव जिस पर हूर अपने लिए मैगी बनाती थी। ये सब देखने के बाद तो अंश के पैरों तले से जमीन ही हिल जाती है। तभी वहाँ शान और कायरा आ जाते हैं और वो दोनों भी वही सब देखते हैं जो कि अंश देख रहा था। तभी कायरा अपनी बड़ी बड़ी आँखों से उस रूम को अच्छे से देखते हुए उन दोनों से कहती है, ये तो हमारी सोच से बिल्कुल अलग है। यहाँ कोई लग्जेरियस चीज़ नहीं है। अरे यहाँ तो एक भी ऐसी चीज़ नहीं है जो इंसान को जीने के लिए लगती हैं। तभी शान कायरा की बातों को काटते हुए ब्लैंकली उससे कहता है, मतलब हूर इस रूम में रह रही थी, पर कैसे? मैं तो यहाँ 1 मिनट भी ना रहूं, पर उसने अपने 12 साल इस चारदीवारी में गुजारे हैं। कायरा और शान बस यही सोच रहे होते हैं कि तभी अंश अपने घुटनों के बल बैठते हुए बिना किसी एक्सप्रेशन के कहता है, इसलिए कल उसने मुझसे कहा था कि उसके पास कोई पैसे नहीं हैं, जो कि बिल्कुल सच था और मैं बेवकूफ़ उसे भी बस झूठ ही समझ रहा था। तभी शान अंश के आगे बैठता है और उससे पूछता है, भाई ये क्या बोल रहे हो आप? तभी उसकी नज़र अंश के दोनों हाथों में पड़ती है जो खून से एकदम भरे हुए होते हैं, जिसे शान देखकर डरता है और अंश से पूछता है, भाई ये आपके हाथों में इतनी चोट कैसे लगी? शान की बात सुनकर कायरा का भी ध्यान अंश के हाथों की तरफ जाता है और वो खुद भी घबरा जाती है। तभी अंश उन दोनों की तरफ देखकर उनसे कहता है, जो हमने हूर के साथ किया ना, उसके आगे छोटी सी चोट भी कुछ नहीं है। अंश की बात सुनकर कायरा गुस्से से उससे कहती है, आप ऐसा कैसे बोल सकते हो भाई? क्या आप भूल गए किसी मर्डरर मम्मा को मारा है? उस
तभी कायरा की बातों को काटते हुए अंश उस पर चिल्लाता है और वह उससे कहता है, नहीं, वो माँ की खूनी नहीं है और ये बस हमारी एक गलतफहमी थी। इस पर शान अंश से पूछता है, आप इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते हो भाई? आप भूल गए क्या? खुद नूपुर माँ को हूर ने ही तरफ इशारा किया था। तभी अंश रोते हुए शान से कहता है, यही तो हमने देखा, पर उससे पहले क्या हुआ था ये किसी को भी नहीं पता था। देखना है ना तुम लोगों को कि मैं इतने यकीन के साथ कैसे कह रहा हूँ। तो ये लो, इसे देखो। अंश उसके फ़ोन में जो वीडियो था उन दोनों को भी दिखाता और उस वीडियो को देखते ही कायरा लड़खड़ा जाती है और गिरने ही वाली होती है कि तभी शान उसे पकड़ लेता है। तभी अंश उन दोनों से पूछता है कि अब भी तुम दोनों को लगता है कि नूपुर माँ की जान हूर ने ली है? अरे ये तो एक झूठी की पट्टी थी जो हम लोगों को पहनाई गई थी, जिसमें अंधे होकर हमने उस बच्ची की जिंदगी खराब कर दी। तभी कायरा हूर को उस रूम में ढूंढते हुए अंश से पूछती है, भाई हूर कहाँ है? कल आप उसे अपने साथ ले गए थे ना, तो बोलिए कहाँ है वो, और कल आपने उसके साथ क्या किया था? कायरा का सवाल सुनते ही अंश अपना सिर झुका लेता है और उससे कहता है, आई एम सॉरी, कल मैंने अपने बदले और नफरत की तो सारी हदें ही पार कर दी है और मैंने उसके साथ जब जबरदस्ती की। अंश की बात सुनते ही उन दोनों के होश उड़ जाते हैं और तभी शान अंश से कहता है, भाई आप ऐसा कैसे कर सकते हैं उसके साथ? माना कि हमें उससे अपना बदला लेना था, पर वो एक बच्ची है यार। और आप? कायरा बिना कुछ बोले उस अपार्टमेंट में हूर को ढूंढने लगती है, पर उसे हूर कहीं नहीं मिलती। तभी शान अंश की तरफ देखते हुए उससे कहता है, भाई पता नहीं क्यों, पर मुझे उसमें उन दोनों उमेश और सीमा का ही हाथ लग रहा है। उस वीडियो में भी ये साफ साफ दिखाया है कि वो सीमा हूर को पुश कर रही थी, पर माँ ने देख लिया। फिर जब हमने हूर को घर से निकाला था, तभी उन लोगों ने ही उसे इस अपार्टमेंट में रहने दिया था ना। उन्होंने कहा था कि वो हूर को किसी चीज़ की कमी होने नहीं देंगे, और यहाँ देखो, कोई इंसान सरवाइव कर पाए इतनी भी चीज़ें नहीं हैं। तो इसका मतलब यही हुआ ना भाई कि वो दोनों सिर्फ हमारे आगे ही हूर के साथ अच्छा बनने की एक्टिंग कर रहे थे। तब इंसान कुछ सोचता है, जिससे उसकी आंखें बड़ी हो जाती हैं और वो घबराते हुए अंश से कहता है, भाई हमने तो इन 12 सालों में एक बार भी यहाँ आकर नहीं देखा, और ना ही हमने हूर पर ध्यान दिया। इस बात का फ़ायदा उठाते हुए उन दोनों ने उस बच्ची के साथ क्या क्या किया होगा, और हो ना हो हूर के गायब होने के पीछे वो लोग ही हैं। तभी अंश अपनी आंखों से आग उगलते हुए शान से कहता है, मुझे नहीं पता कि इसके पीछे वो लोग हैं या नहीं, पर जो कुछ भी उन लोगों ने 12 साल पहले किया था ना, उसके लिए तो मैं उन्हें ऐसी मौत दूंगा कि कभी उन्होंने सोची भी नहीं होगी। तभी अंश एलेक्स की तरफ देखता है जो उसके पीछे खड़ा हुआ था। अंश अपनी प्लेन वॉइस में एलेक्स से कहता है, एलेक्स मुझे इन 24 घंटों के अंदर ही अंदर
हूर चाहिए, फिर चाहे तुम्हें उसे ढूंढने के लिए ज़मीन और आसमान ही क्यों ना एक करना पड़े। करो, पर मुझे मेरी हूर चाहिए। नाउ गो एंड सर्च हर। हंस का आर्डर फॉलो करते हुए एलेक्स वहाँ से चला जाता है और अंश अपनी खून भरी आंखों से कहता है कुछ नहीं होगा उसे, वो उसके मम्मा की ब्रेव बेबी है। इतना कहकर अंश भी वहाँ से चला जाता है। इधर वो लोग हूर को मुंबई के ही जंगल में लेकर आते हैं, जहाँ पर एक छोटी सी गुफा होती है। हूर अभी तक बेहोश होती है, तो वो लोग हूर को पकड़ते हैं और उस गुफा के अंदर लेकर चले जाते हैं। उस गुफा में पहले से ही वो दोनों शैतान उमेश और सीमा मौजूद थे और उनके साथ एक आदमी भी था जो उनकी ही उम्र का था। वो दोनों गुंडे हूर को लाकर नीचे जमीन पर पटक देते हैं, जिसकी वजह से हूर उस सख्त जमीन पर अपने पेट के बल गिरती है। जैसे ही वो गिरती है, उन तीनों की नज़र हूर की बुरी तरह से घायल पीठ पर जाती है और तभी सीमा अपना मुंह बनाते हुए कहती है, अरे इसे तो पहले से ही इतना पीटा गया है, जरा देखो तो कैसे जख्म बन गए हैं उसकी नाजुक सी पीठ पर। वैसे छोड़ो, इससे मुझे क्या, मुझे तो बस इसकी नाम पर जितनी भी प्रॉपर्टी है उससे काम है। इस लड़की को मुझे पालना नहीं है, मर दे दो। तभी उमेश उस तीसरे इंसान की तरफ देखकर उससे कहता है, तो चलो डॉक्टर साहब, करो अपना काम शुरू, दो उसे वो ड्रग्स, और हाँ, इस बार पूरा ही देना, क्योंकि अभी ये पूरी तरह से 17 साल की लड़की से 5 साल की लड़की बनना चाहिए। भले इसकी बॉडी और ये खुद दिखने में 17 साल के लगें, पर इसका दिमाग पूरी तरह से एक 5 साल के बच्चे का होना चाहिए, जो अपनी एक चॉकलेट के लालच में बिना कुछ सोचे और समझे किसी के भी बातों में आ जाते हैं। तभी वो डॉक्टर उन दोनों की तरफ देखकर उससे कहता है, आप दोनों सोए हो, क्योंकि अगर मैंने इस लड़की के बॉडी में पूरा ड्रग्स इंजेक्ट कर दिया तो ये शायद कभी भी नॉर्मल नहीं हो पाएगी। इस पर सीमा उस डॉक्टर की बात को काटते हुए उससे कहती है, तो हमें कहाँ इसे नॉर्मल करना है, और वैसे भी ये सिर्फ 6 महीनों तक जिएगी। 18 साल के होते ही हम इसे एक चॉकलेट का लालच देकर उससे उन सभी पेपर पर साइन करवा लेंगे और फिर जैसे ही हमारा काम निकल जाएगा, वो दिन इस लड़की की ज़िंदगी का आखिरी दिन होगा। ज़िंदगी भर कौन इसे संभालता रहेगा? हम इसके पैसों पर राज करेंगे या फिर इस पागल लड़की की देखभाल करेंगे? हाँ, अभी ज़्यादा हमारा सिर मत खाओ और जितना कहा है उतना करो। वो डॉक्टर अपना सिर हिलाता है, पर तभी वो उमेश उस डॉक्टर से कहता है, अरे रुको भाई, इतनी भी क्या जल्दी है? उमेश की बात सुनकर वो सीमा अपने पति की तरफ कंफ्यूज होकर देखती है। तभी उसका पति उससे कहता है, अरे मेरा मतलब है कि क्यों ना हम उस अंश को इसके नज़रों में और गिराएं। पहले से ही बेचारा इतना बुरा कर चुका है, तो हम भी उसे बुरा बनाने में क्यों पीछे रहें। तभी वो एक गुंडे की तरफ देखकर उससे कहता है, डाल इसके ऊपर पानी और उठा इसको। जैसे उमेश कहता है, वैसे ही एक गुंडा हूर के ऊपर पानी डालता है, जिसकी वजह से वो बच्ची हड़बड़ा जाती है और अपने आगे
उन जानवरों को देखती है। तभी सीमा उसके पास आती है और झूठा सा प्यार दिखाते हुए फूस से कहती है, हाय कैसी है मेरी बच्ची, और देखो तो कितनी बुरी तरह से मारा है उस हंस ने इसे। तभी उमेश हूर के पास आकर उससे कहता है, हाँ सीमा, वो बहुत बुरा है और देखो कितनी तकलीफ देता है वो इस फूल सी बच्ची को। अभी उसने हमें भी परेशान करना शुरू कर दिया है। उसने पता है हमसे क्या कहा। और बिना किसी एक्सप्रेशन के उनकी तरफ देखती है और तभी उमेश अपनी झूठी रोनी शक्ल बनाकर फूस से कहता, उसने हमसे कहा है कि हम तुम्हें मार दें, देखा कितना बुरा है वो, और अभी मजबूरी में हमें तुम्हें इंजेक्शन लगाना ही होगा। वो तो जैसे उनकी बातें सुन ही नहीं रही थी। उसे तो अपनी आँखों के आगे बस अंश का चेहरा ही दिख रहा था। हूर को पता था कि अगर अंश उसे जान से मारना चाहता तो कब का ही उसे मार देता। हूर ये बातें अच्छे से जानती थी कि भले ही अंश उससे कितना ही नफरत क्यों ना कर ले, पर आज भी अंश की जान बसती है हूर में, और वो चाह कर भी उस बात से मुकर नहीं सकता। हूर को बस सब कुछ धुंधला सा दिखता है, पर उसे उसके दिल में अभी कुछ अजीब सा महसूस होने लगता। हूर के दिल में अब तक जितना भी दर्द भरा था वो सब उसकी आँखों से आंसुओं के जरिए बाहर आता है और वो अपनी बदकिस्मती पर रोने लगती है। उसकी आँखों के आगे आज भी वो मनहूस नज़ारा घूमता था जब उसकी मम्मा ने उसके सामने अपने दम तोड़ा था और सबने ही उसी दिन उसे पराया कर दिया था। हूर को वो सब याद आता है जो अंश ने उसके साथ किया था। वो सब सोचकर ही उसकी आँखों से आंसू बहने लगते हैं। उसे उसकी बचपन की कुछ धुंधली सी तस्वीर याद आ जाती हैं जहाँ उसे सभी किसी एंजल जैसे मानते थे, पर देखते ही देखते कैसी उनकी एंजल एक खूनी बन गई थी। प्यार जो मिला मुझको जीने का बहाना था क्या, पता था जा लगेगा दिल मेरा निशाना था। तभी हूर को उसके चाचा चाची की झूठ भरी बातें याद आती हैं कि कैसे जब भी वो लोग हूर के पास आते थे तभी उनका बस एक ही काम होता था, हूर को अंश के खिलाफ भड़काना और ये कहना कि अंश हूर की जान लेना चाहता था। पर शायद हूर को कहीं न कहीं ये भी पता था कि ये सब कुछ झूठ है। वो बस सब कुछ चुपचाप बर्दाश्त कर रही थी। तभी उमेश उस डॉक्टर की तरफ इशारा करता है तो वो अपने बैग से एक इंजेक्शन निकालता है और उमेश उसे उस ड्रग की बोतल देता है। वो डॉक्टर उस इंजेक्शन को रेडी करता है और उन दोनों के कहे के मुताबिक हूर के एक हाथ में वो इंजेक्शन इंजेक्ट कर देता है। उस इंजेक्शन के लगते ही हूर अपना बचा हुआ होश भी खो देती है। क्या अंश समय रहते बचा पाएगा हूर को? यह जानने के लिए देखते रहिए मेरी कहानी और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी कहानी कैसी लगती है। अगर आप लोगों ने अभी तक दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और शेयर ज़रूर करिए, जिससे कि मुझे आगे की वीडियो बनाने में प्रेरणा मिले। धन्यवाद।